रचना 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 का ये कारवां, हर चेहरा एक दास्तां, सोच नई नया रुआ, रचना हर एक दिल की जुबान। रचना कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रचना कार्यक्रम के अंतर्गत हम उन साहित्यकारों को आमंत्रित करते हैं जो हिंदी में कहानियाँ लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, गज़लें लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, चर्चाएं करते हैं, संस्मरण लिखते हैं और भी बहुत सी विधाएं हैं जिन पर वो हिंदी में कार्य करते हैं, लिखते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी विधा है, वो है व्यंग्य, जिस पर बहुत कम लोग लिख पाते हैं। और अगर कुछ लोगों ने लिखने का प्रयास भी किया है तो थोड़ी देर के बाद ही वो गुमनामी के अंधेरे में गुम हो गए, क्योंकि ये विधा जितनी कहने में आकर्षक और सुंदर है उतनी ही कठिन है। व्यंग्य लिखना अपने आप में बहुत दुष्कर कार्य है, लेकिन इस दुष्कर कार्य को करने के लिए एक हमारे पास ऐसी शख्सियत है जिन्हें आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका नाम है सरदार अमृतपाल सिंह कॉफ़ी। अब ये देखिए, व्यंग्य की बात कर रहे हैं और सबसे पहले उनके नाम के साथ ही कॉफ़ी आ गया, जबकि आज ठंडा मौसम है। चाय और कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेने का तो मन सबका ही कर रहा होगा, लेकिन इन्होंने तो अपने नाम के साथ कॉफ़ी लगा रखा है। तो चलिए, सबसे पहले अमृतपाल जी से हम यही जानेंगे कि इनके नाम के साथ ये कॉफ़ी कैसे जुड़ा। अमृतपाल जी, आपका पहले तो हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत यही से करते हैं। ये कॉफ़ी के पीछे क्या कारण है भैया, आपके नाम के साथ जुड़ा है? देखिए, जिस शहर से मैं आता हूँ जी, पटियाला, वहाँ पटियाला में कॉफ़ी को भी लोग पसंद करते हैं, चाय को भी पसंद करते हैं, हर तरह की है। एक शहर के साथ जो नाम जुड़ गया पैग, वो मुझे थोड़ा सा कहीं खटकता था जी, तो इसलिए मैंने अपने नाम के पीछे कॉफ़ी लगाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि यानी एक तरह से आपने व्यंग्य को व्यंग्य से तोड़ा। जी, व्यंग्य को व्यंग्य बहुत अच्छा, तोड़ने की एक छोटी सी कोशिश की मैंने। बहुत अच्छा, और आप इस कोशिश में कामयाब हुए हैं। बहुत अच्छा लगा ये सुन के। अच्छा, इससे पहले कि मैं बाकी बातों का सिलसिला शुरू करूं जी, मैं शुरुआत के लिए मैं चाहूँगी कि आप एक अच्छा सा व्यंग्य हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। एक मेरी किताब है जिसका नाम मैंने रखा है तावीज़, तो मैं उस तावीज़ से ही शुरू करूँगा जी। एक आदमी सड़क पर तावीज़ बेच रहा था। अच्छा। और चिल्ला रहा था कि आइए आइए हमसे एक तावीज़ बनवाइए, कि आइए आइए हमसे एक तावीज़ बनवाइए और अपनी हर समस्या का हल पाइए, कि काम में कोई बाधा हो, प्रेम अधूरा आधा हो। ध्यान दीजिएगा, काम में कोई बाधा हो, प्रेम अधूरा आधा हो। क्या बात है। पति को बस में करवाइए, सास से छुटकारा पाइए। पति को बस में करवाइए, सास से छुटकारा पाइए। या प्रेम विवाह में रोड़ा हो या निकला कोई फोड़ा हो, या प्रेम विवाह में रोड़ा हो या निकला कोई फोड़ा हो, अपनी हर समस्या का हल करवाइए, हमसे एक तावीज़ बनवाइए, कीमत 500 500 500, बताइए भाई साहब किसको चाहिए, किसको चाहिए। मैंने आवाज़ लगाई, मैंने आवाज़ लगाई, मुझे एक तावीज़ चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मुझे कैसा तावीज़ चाहिए जी। कि मैंने आवाज़ लगाई, मुझे एक तावीज़ चाहिए कि प्रेम से हर किसी का नाता हो। वाह जी। कि प्रेम से हर किसी का नाता हो, भाई भाई के दुख में काम आता हो, और बेटी के जन्म पे बाप भी मुस्कुराता हो। मुझे एक ऐसा तावीज़ चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, शुक्रिया। कि अजान सुनकर हर किसी का सर श्रद्धा से झुक जाए और दिवाली में अली भी दिया जलाए। कि अजान सुनकर हर किसी का सर श्रद्धा से झुक जाए और दिवाली में अली भी दिया जलाए। गुरु नानक की वाणी सुनकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाए और गुरु ग्रंथ को हर कोई अपना ग्रंथ बताए। जो मजहबों और जातों की दीवारों को तोड़ दे, जो मजहबों और जातों की दीवारों को तोड़ दे और उस मस्त मौला से मुझे जोड़ दे। मुझे एक ऐसा तावीज़ चाहिए, कीमत आप बताइए। मुझे एक ऐसा तावीज़ चाहिए, कीमत आप बताइए। तावीज़ वाला बोला, जाइए जाइए सरदार जी कहीं और जाइए। तावीज़ वाला बोला, जाइए जाइए सरदार जी कहीं और जाइए, और मुफ्त में यूँ दिमाग ना खाइए, और हो सके तो किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए। अति सुंदर, अति सुंदर, धन्यवाद। पर मुझे तो सच में एक ऐसा ही तावीज़ चाहिए जो मजहबों और जातों की दीवारों को तोड़ दे और उस मस्त मौला से जोड़ दे। हाँ, मुझे सच में एक ऐसा ही तावीज़ चाहिए जो मजहबों और जातों की दीवारों को तोड़ दे और उस मस्त मौला से जोड़ दे। बहुत अच्छे अमृत जी, बहुत ही अच्छे। धन्यवाद।
मैंने तो जहाँ तक मेरा विचार था या आपसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं सोच रही थी, व्यंग्य का मतलब है एक दूसरे पर कटाक्ष करना, एक उलाहना, ताना या कटाक्ष करके अपनी बात को कहना, शायद उसी को व्यंग्य कहते हैं। लेकिन आपने जिस तरह का व्यंग्य मेरे सामने रखा, मेरे दर्शकों के सामने रखा, बहुत सुंदर लगा, अति सुंदर, कि इसमें एक संदेश है जी। एक मतलब लेखक सिर्फ लिख नहीं रहा, एक मैसेज दे रहा है, एक संदेश दे रहा है, एक मन की भावना उद्वेलित हो रही है, जो उसके मन में भाव, उनको भी वो दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने रख रहा है। मैं तो भाव विभोर हो गई आपके ये व्यंग्य सुनकर, बहुत अच्छा लगा। अमृत जी, अब शुरुआत करते हैं आपके बचपन से। ये आपका सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, कहाँ शिक्षा हुई, और फिर हम आएंगे व्यंग्य की ओर। जी जरूर जी। अब मेरा जन्म मुंबई में हुआ। आज मुंबई, पहले बॉम्बे था, तो किसी कारणवश हम यहाँ पंजाब में आ गए जी। लेखन मेरा समझ लीजिए कि पंजाबी सीखने की वजह से हुआ। बहुत अच्छे हैं। पंजाबी आती नहीं थी, हिंदी आती थी। अच्छा। तो मैं कहानियाँ लिखनी शुरू की मैंने। अच्छा। तो पढ़ लेता था, मैं लिख नहीं पाता था। आज भी मुझे पंजाबी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है। तो वो कहानियों का ऐसे सिलसिला शुरू हुआ कि किसी ने कहा कि आप कहानियाँ पढ़ते हैं, या पढ़ना तो अच्छा है, लेखन भी कीजिए। तो मैंने कहा कि कहानियाँ लिखता हूँ। तो कहानी लिखने से एक सिलसिला शुरू हुआ, और कहानी लिखने की शिक्षा शायद मुझे अपने पिता की गोद में बैठकर मिली, मैं यही समझता हूँ। मेरी पढ़ाई, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर में उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा। तो मेरा लेखन भी छूट गया था उसमें। अच्छा। मैंने किताब में उसका जिक्र भी किया हुआ है। तो वहाँ से मेरा एक बार लेखन छूट गया, और कुछ लगा लीजिए कि घर का माहौल कुछ ऐसा था, क्योंकि मेरी जो बड़ी बहन थी, उनको उनके इन लॉज ने जला दिया था। तो उसके बाद से ये सारा सिलसिला रुक गया था एक बार। पर कहते हैं ना, जीवन में आपने जो सोचा होता वो होता नहीं है, और जो आपने नहीं सोचा होता कई बार वो भी हो जाता। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि मैं दोबारा से लेखन की तरफ आ गया। ये ईश्वर की समझ लीजिए इच्छा थी कि मैं इसमें आ जाऊँ, तो मैं आ गया। अच्छा, ये जो दूसरी बार लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, ये किस उम्र में हुआ? ये लगा लीजिए कि मैं तकरीबन 26-27 साल का था, तब हुआ था सिलसिला शुरू। अच्छा। किसी खूबसूरत से चेहरे को देख के 2 लाइनें लिखी। वो जरूर सुनना चाहेंगे भाई, खूबसूरत चेहरों की लाइनें तो सुननी चाहिए जी। नजर कर रहा हूँ आपके जी, कि तू उर्वशी से सुंदर है, तू मेनका से भी प्यारी है। तू उर्वशी से सुंदर है, तू मेनका से भी प्यारी है। सच कह दूं तुझे मैं, तू ऐश्वर्या पर भी भारी है। वाह, क्या बात है। यूं ही लिख दी थी मजाक में। अच्छा। उसके बाद कुछ और लिखी, फिर लिखी तो हमारे अंकल हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे गोष्ठियाँ होती हैं पटियाला में, तो आप आइए। तो उसके बाद से फिर लेखन का सिलसिला शुरू हुआ। और ये जो आप पुस्तक बता रहे हैं, तावीज़, ये दिखा दीजिए, हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाना चाहेंगे। ये अमृत जी की पुस्तक है तावीज़। तो ये पुस्तक कब आपने प्रकाशन में लाई? ये पिछले वर्ष ही लेके आया हूँ मैं प्रकाशन में। अच्छा। क्योंकि मैं लिखा नहीं करता था, पुस्तक नहीं लिखी थी, और मैं ज़्यादातर रचनाएं लिखता नहीं हूँ, उसे याद ही रखता हूँ, स्मरण कर लेता हूँ, क्योंकि वो था। तो कुछ ऐसा घटना घटी कि मेरी 2 लाइनें थी, लगा लीजिए, तो मैं फेसबुक पे ज़माना है तो हम उस पर डाल देते, तो वो मेरे पास ही काट के मेरे पास ही आ गई। अच्छा। तो मैंने जब उसे पढ़ा, हाँ। मुझे लगा कि ये इस बंदे ने बहुत अच्छा लिखा है। फिर मुझे याद आया कि ये मैंने ही लिखा है। तो जिसने मुझे भेजी, तो मैंने उसे वो स्क्रीनशॉट लिख के भेजा कि सर ये तो मैंने ही लिखा हुआ है। तो उसके बाद फिर मेरी बात हुई किसी से, उसने कहा अपनी पुस्तक छपवा लीजिए, वरना लोग आपका ऐसे चुरा कर शायर बन जाते हैं, कभी बन जाते हैं। सही कहा, ये एक दिक्कत है। हाँ, पुस्तक छपने के बाद वो आपके नाम हो जाता है, एक दस्तावेज तैयार हो जाता है कि ये आपके नाम का है। अच्छा, देखिए इतनी सारी विधाएं थी, जैसे आपने कहा शुरू में आप कहानियाँ पढ़ते थे, दोस्तों ने मशवरा भी दिया कि आप कहानियाँ लिखिए भी, कुछ शायद लिखी भी आपने। तो मतलब कहानी, कविता, गज़ल, इन सब को छोड़ के व्यंग्य की तरफ क्यों आपका रुझान हुआ? देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपके हाथ में नहीं होती, कवि के हाथ पे नहीं होती है। मैं ये मानता हूँ, ये कुदरत के हाथ में होती है। तो जैसे मैंने ये तावीज़ लिखी, तावीज़ मेरी दूसरी रचना है। मैंने संजीदा कविताएं भी लिखी हैं। अच्छा। मेरी पहली कविता मैंने लिखी थी सब्र करो। कुछ पंक्तियां याद हो तो मैं कविता ही सुना देता हूँ। वाह जी, क्या बात है, अति सुंदर। जी, वो मेरी पहली कविता थी, वो लिखी थी मैंने, उसका नाम था सब्र करो। कि आंखें फिर नम होगी, दिल फिर रोएगा। आंखें फिर नम होंगी, दिल फिर रोएगा। मेरी कलम फिर कोई नया दर्द बयां करेगी, कोई नया जख्म मिलने तक सब्र तो करो। वाह।
और जिंदगी फिर मारेगी ठोकर मुझे, सपने फिर टूटेंगे मेरे। जिंदगी फिर मारेगी ठोकर मुझे, सपने फिर टूटेंगे मेरे, फिर हंस लेना मुझ पे, मेरे रोने तक सब्र तो करो, मेरे रोने तक सब्र तो करो। और ले जाना मुझे शमशान, अभी तो सांस है मुझ में। और ले जाना मुझे शमशान, अभी तो सांस है मुझ में, एक आस है मुझ में, मेरे मरने तक सब्र तो करो, मेरे मरने तक सब्र तो करो। हालांकि मतलब आप संजीदा कविता कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट वे में इसमें भी व्यंग्य ही आ रहा है। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि व्यंग्य आपके खून में ही रचा बसा है। जैसे ये लगा लीजिए कि ईश्वर की सौगात है। बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि ये ईश्वर की सौगात है, मुझे दोबारा लेखन में जोड़ना था, या दोबारा जो घटनाएं होनी थी वो होनी थी। जब आप व्यंग्य लिखते हैं, आसपास कुछ घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से प्रेरित होकर लिखते हैं, या कोई शब्द आपको ऐसे मिल जाते हैं फिर आपका मन करता है ये कुछ चंद शब्द मेरे पास आ गए हैं, अब इन पर मैं व्यंग्य रचूं? जो जितनी भी कविताएं या व्यंग मैंने अब तक लिखे हैं, मैं उस पर यही कहूँगा कि कुछ घटनाएं घटती हैं। कई बार कोई शब्द ऐसे बोले जाते हैं समाज में, तो उन समाज को देखकर या उन घटनाओं को देखकर ही मैं लिख पाता हूँ। मैं ऐसे सोचकर या समझकर नहीं लिख पाता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जहन में रह जाती हैं, फिर वो क्लिक करती रहती हैं, फिर आगे से आगे वो बनता रहता है सिलसिला। वो लगा लीजिए कि ईश्वर की सौगात है, उसमें दृष्टि दिख जाती है तो मैं लिख देता हूँ। मतलब ऐसे कोई फोकस करके नहीं कि इसी टॉपिक पे या इस पे ही व्यंग करना है, ऐसा कोई होता नहीं है। पिछले दिनों की घटना है, एक जगह पर मैं गया था। अच्छा। तो वहाँ पर कुछ लड़के बैठे हुए थे, तो एक लड़की जा रही थी, तो समाज है हमारा, वो इस तरह के दृष्टिकोण होते हैं। तो उन्होंने कुछ कहा तो वो फिर मुझे महसूस हुआ जो, तो उस पर मैं 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। जरूर। कि कैसे कैसे लोग कयास लगा रहे हैं, कि कैसे कैसे लोग कयास लगा रहे हैं, सड़क पर बैठे निठल्ले बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं। कोई कहता है कि कहर बरपाती है, कोई कहता है कि कहर बरपाती है, कोई कहता है कि बिजली गिराती है। वो तो मजदूर की बेटी है साहब, पिता का बोझ कम हो इसलिए काम पे जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए काम पे जाती है। देखिए समाज में जो घटेगा, अगर आप कवि हैं या आपके अंदर संवेदना है, भावना है, तो आप उस पर लिखेंगे, लिखना हो जाएगा। एक लेखक या एक साहित्यकार जो होता है, मैं समझती हूँ वो संवेदनशील ही होता है। जी। संवेदनहीन व्यक्ति तो साहित्य लिख ही नहीं सकता। और एक लेखक जो संवेदनशील है, उसकी दृष्टि इस तरफ जा रही है कि वो मजदूर की बेटी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे समाज में लोग हैं जिनको बस महिला, सिर्फ महिला, स्त्री या लड़की सिर्फ लड़की के रूप में ही नजर आती है, बाकी उनके जहन में कुछ नहीं आता। तो समाज है, खास तौर पे जो महिलाएं काम करती हैं उन पे तो बहुत सारे कटाक्ष किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो समाज में सब घर की चारदीवारी से निकल कर बाहर आती हैं, तो समाज की नज़रों का सामना करना पड़ता है और कटाक्ष भी सहन करने पड़ते हैं। तो मैं समझती हूँ अब तो नारी सशक्तिकरण की बातें होती हैं, नारी बहुत शक्तिशाली हो गई है, वो अब इन कटाक्षों की, इन नज़रों की परवाह नहीं करती है। जी, तो ये अच्छा है, उसका सबल हो गई है वो। अब आगे बढ़ना है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पुरुष और स्त्री कंधे से कंधे मिलाकर आगे चले, जब कंधे से कंधा मिलाना है बिल्कुल, तो फिर नज़रों का फेर भी बदलना होगा, दृष्टिकोण बदलना होगा, दृष्टि बदलनी होगी। बिल्कुल जी। तो चलिए, ये एक पहलू है समाज का। आप एक बात मुझे थोड़ा सा और मैं विस्तार से आपसे जानना चाहूँगी कि व्यंग्य कविता और खुली कविता, छंद रहित कविता, छंद मुक्त कविता जिसको हम कहते हैं, आप क्या समझते हैं? कविता हम किसे कहते हैं? इस पे थोड़ा सा चर्चा हो जाए। मुझे याद है कि एक कविता आपने इस पे भी लिखी है, कविता पे भी। मैंने कविता के अर्थ समझाने की कोशिश की। जी। देखिए, हर कवि की अपनी अपनी सोच है। जी। मैं कहता हूं कि जो आपके दिल में है या जो आप बदलाव लाना चाहते हैं, जो भी करते हैं, सारा काम शब्दों का है। आप शब्द कह दीजिए, अक्षर कह दिए पंजाबी में या इंग्लिश में वर्ड कह दीजिए। उस पर भी मैंने 4 लाइनें लिखी थी। तो मैं बताता हूँ कि ये कितने पावरफुल हैं। जब आप बोलते हैं या करते हैं तो उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि आप समाज को क्या दे रहे हैं और आपकी देन क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं। तो पहले वो 4 लाइनें मैं सुनाना चाहूँगा कि आग भी क्या आग लगाती होगी। आग भी क्या आग लगाती होगी। जी, आग भी क्या आग लगाती होगी जो लफ्ज आग लगाते हैं। अच्छे खासे शहर को कब्रगाह बनाते हैं। ये खेल है सारा लफ्जों का, ये लफ्ज किसी को हिंदू
तो किसी को मुसलमान बनाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। सही है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है, शब्दों की लफ्ज़ों है। में, अक्षर में, वर्ड्स में, जिसमें भी हम कहें तो इन शब्दों की अपनी ताकत होती है। देखिए, बिल्कुल सही और फरमाया रही बात कविता की, जैसे आपने कहा, जी। तो कविता के भी अर्थ होते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण से किए हैं, मैंने अपने दृष्टिकोण से किया है। जो छंद मुक्त लिखते हैं वो भी कवि हैं और अच्छी रचनाएं लिखती है। आपका जो उद्देश्य है वो जनमानस तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल सही जो आप कहा। कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उस पे मैं कविता के जी अर्थ हाँ, में कविता करना की चाहूँगा। थोड़ी सी परिभाषा बताइए परिभाषा हमें। तो ये मैंने कहा ना, जैसे आपसे पहले, कि जो समाज में घटता है या जो वो होता है तो हम करते हैं। तो इस कविता का जन्म हुआ था गोष्ठी से हुआ था, कि हम हर महीने जाते हैं गोष्ठी, तो वहाँ पर ऐसे ही बात हुई, तो उसी से ये कविता निकली। कि इस कविता का शीर्षक भी मैंने कविता ही रखा है कि चाय बनाने वाले की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि हर महीने जो लोग आते हैं और कविता कविता चिल्लाते हैं, आखिर कविता होती क्या है। चाय बनाने वाले ने अपने अंदाज में बताया, कविता का अर्थ समझाया कि हर महीने कुछ लोग आते हैं, कभी सरकार पे, कभी भ्रष्टाचार पे, कभी महंगाई पे, कभी लुगाई पे गला फाड़ते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे की वाह वाह करते हुए घर चले जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत आखिर अच्छे। कविता होती क्या है? कलम से निकले हुए चंद शब्द। जी। कविता का देख अपमान मैं सह ना पाया, मैंने उस चाय वाले को अपने पास बताया, मैंने उस चाय वाले को अपने पास बुलाया, मैंने कहा मेरे दोस्त, कविता कलम से निकले हुए चंद शब्द नहीं होते, कविता दिल से निकल के दिल को छूने वाली भाषा है। कविता एक आशा है, कविता रोतों को हंसाती है, कविता भूलों को राह दिखाती है। कविता गरीब की मुस्कान है, अमीर के आंसू हैं। बहुत अच्छे। कविता गरीब की मुस्कान है, अमीर के आंसू हैं। कविता एक साज है, कविता जुल्म के खिलाफ उठने वाली पहली आवाज है। और कविता जब रण में सुनाई जाती है तो जीत निश्चित हो जाती है। कविता कलम से निकले हुए चंद शब्द नहीं होते, कविता सच में ईश्वर की सौगात है। उसने कहा, भाई साहब, चाय वाले ने कहा कि भाई साहब, अभी अभी आपने जो चिल्लाया है, सड़क पे चिल्लाते तो बिना बात पिट जाते, सड़क पे चिल्लाते बिना बात पिट जाते, और जो कविता 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 चिल्लाते हैं वो अक्सर पागल खाने ही जाते हैं। मैंने खुद से कहा, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैंने कविता का अर्थ किसे समझाया है, इसने तो सभी कवियों को पागल ही बताया। पर कविता कलम से निकले हुए चंद शब्द नहीं होते दोस्तों, कविता सच में ईश्वर की सौगात है, कविता सच में ईश्वर की सौगात है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे कहा। अक्सर हम कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कविता लिखना आसान नहीं है और कवि होना आसान नहीं है। कवियों का काम बहुत दुष्कर कार्य है। और जैसा आपने अभी थोड़ा सा बातचीत के दौरान ये कहा भी कि कविता में जो शब्द होते हैं उनमें एक ताकत होती है, पावरफुल होते हैं। हमने अगर इतिहास की अगर हम बात करें तो हमने सुना युद्ध के दौरान वो कविताएं सुनाई जाती थी। नेपोलियन पहले कविता सुनाता था जोश भरने के लिए, सैनिकों में जोश भरने के लिए, या जो उनकी वीरांगनाएं होती थी उनको भी रण के लिए तैयार करने के लिए, अपने पतियों को भेजने के लिए, उनमें भी एक तरह का जोश भरा जाता था। गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में भी 52 कवि थे। बिल्कुल। तो किसी भी अब पुराने बादशाह या राजा या महाराजा की आप बात करें तो सबके यहाँ कोई नवरत्न होते थे, कभी दरबारी कवि होते थे। आज भी तो हमारे यहाँ होते हैं। तो मतलब ये कवियों का कम आंकना अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कविता लिखना भी आसान नहीं और कवि होना तो बहुत मुश्किल है। और वो कवि होना जो सीधा पाठकों के हृदय तक पहुँच सके, उनके मन के द्वार को खटखटा सके और उसमें प्रवेश भी पा सके। देखिए, तो ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। बिल्कुल, ईश्वर की कृपा आप पे है और शब्दों का खेल है सारा, मैंने जैसे बताया। तो वो शब्दों का जो खेल है, या जो शब्द का उच्चारण अच्छे से कर लेते, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें ये नहीं देखना है कि छंद मुक्त है या छंद में है। बात आपकी सामने वाले के हृदय में पहुंच गई और जनमानस को लगे कि ये मेरी ही बात कर रहे हैं, तो मैं उस पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं इन चीज़ों पे थोड़ा कम। हाँ, मुझे भी किसी शायर की 2 पंक्तियाँ याद आ रही थी कि वो कहते हैं कि गरज दीदार से है तकल्लुफ से नहीं। क्या बात है। गरज दीदार से है तकल्लुफ से नहीं, गर इधर बैठ गए गर इधर बैठ गए, क्या फर्क पड़ता है आप इस तरफ बैठे या इस तरफ बैठे, गरज तो हमारी है दीदार करना। तो एक शायर, एक कवि का जो लक्ष्य होता है उसकी गरज इतनी ही है कि सामने वाले उसके पाठक, उसके दर्शक उसकी आवाज़ को सुन सकें, उसकी बात को पहचान सकें और जो वो कहना चाहता है
सच में जो कहना जो चाहता कहना है चाहता है। वो वैसे का वैसा उन पाठकों तक, उन दर्शकों तक पहुंच पहुंचे। सकता। तो मैं समझती हूँ उसी में एक कवि या एक लेखक हाँ, की उसमें ही सार्थकता सारा है। सार्थक हो सकता तभी वो सफल माना जा सकता है कि उसने अपनी बात अपने पाठकों तक, अपने दर्शकों तक सही रूप में पहुंचाई। जी बिल्कुल अच्छा सही कहा। अमृत जी, एक और बात जहन में आ रही कि आपने कहा था कि आपने कहानियां भी लिखी, तो कहानियों को छपवाया कहीं? मैंने कहा ना, जैसे कि बचपन बड़ा दर्दनाक हो या लगा लिए पेनफुल था। तो यूं कि जब फादर साहब चले गए तो बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं जो थी वो थोड़ी सी अलग हो गई। रोटी दाल का मसला हो गया, लेखन कहीं छूट गया। तो मैंने उस समय ये सोचा कि आज के बाद लेखन जो है वो नहीं करूँगा, और मैंने अपनी वो कहानियाँ और वो कलम को मैंने कहीं फेंक दिया था। तो वो मैंने छपवाई नहीं। वो कहानियाँ मुझे नाम याद है, पर फिर मैंने उस पर ज़्यादा गौर भी नहीं किया। अच्छा चलिए, यही से मैं पकड़ती हूँ कि जी। आपको कहानियाँ याद हैं, तो वो जैसे व्यंग्य तो होता है कि आपके सामने, आपने जैसे पहले कहा कि कुछ घटनाएं हो जाती हैं, कुछ शब्द आपको क्लिक कर जाते हैं, आपके जहन में बैठ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि मुझे इस पे बात करनी है, मुझे इस पे व्यंग्य लिखना है, फोकस सिर्फ उतना होता है। जी। तो जब आपने कहानियां लिखी थी, अभी आपके पास कहानियां नहीं हैं, उस समय आपका फोकस क्या रहा था? अपने आसपास समाज के पात्र या घटनाएं या काल्पनिकता? उसमें घटनाएं नहीं, काल्पनिकता ज़्यादा थी। अच्छा। उसमें घटनाएं नहीं थी, क्योंकि 12 साल की उम्र में, या लगा लीजिए 13 साल का होऊंगा मैं, तो तब से मैंने कहानियां लिखनी शुरू की थी, या समझ लीजिए कहानी की शुरुआत की। तो जो पहली कहानी मैंने लिखी थी जी, उसका नाम मुझे आज भी याद है, पंजाबी च लिखी थी। अच्छा, तो उसका, हाँ, पंजाबी में लिखी थी वो। एक रुकया होया हड़, वो लिखी थी, पहली कहानी वो लिखी थी। तो वो बस कहानी लिखी थी, लेकिन मैंने जिसे भी सुनाई तो उसे बहुत पसंद आई थी वो। क्योंकि आज भी मैं हिंदी में लिखता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप हिंदी में ही क्यों लिखते हैं, पंजाबी में भी कोशिश कीजिए। मैं पंजाबी में भी कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, पर अब मेरा बेस जो है मुंबई से है, हिंदी से ताल्लुकात है अच्छे, तो मैं सोच नहीं पाता हूँ। पंजाबी में शब्द नहीं मिल पाते कई बार, या लगा लीजिए कि सोचनी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। पंजाबी बहुत अच्छी से बोल लेता हूँ, पंजाबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में, पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप लिखते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि व्याकरण के कुछ एक शब्द जो होते हैं, या थोड़ी बहुत तो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए जब आप लिख रहे हैं, तो शब्दों का हेर फेर ना हो जाए। तो मैं उसमें कर नहीं पाता हूँ पंजाबी में कि ये शब्द कैसे हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक कवि होने के नाते इतना ईमानदार तो आदमी को होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। एक लेखक की, एक कवि की, एक शायर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो जो भी काम करे, जो भी लिखे, पूरी ईमानदारी के साथ लिखे। और अमृत जी ने पूरी ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार किया कि हालांकि बोलना, समझना बड़ा आसान है, लेकिन लिखने में आपको लगता है कि नहीं, पंजाबी में तो बहुत अच्छे लोग लिख रहे हैं, बहुत अच्छी भाषा का, परिपक्व भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और अगर मैं व्याकरण में कहीं त्रुटि कर जाऊं तो ये फिर शब्दों के साथ खिलवाड़ होगा, साहित्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो आपने बड़ी ईमानदारी के साथ एक तो इस सत्य को स्वीकार किया, और दूसरा आपने साहित्य की सबसे कठिन विधा को चुना। मेरी नज़र में व्यंग्य लिखना सबसे कठिन है, क्योंकि साधारण वे में किसी पे कटाक्ष करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस कटाक्ष को कविता, शब्दों के माध्यम से लाना, ये अपने आप में एक दुष्कर कार्य है। आपने उस कार्य को संभव कर दिखाया, और आज पंजाब में जब हम नाम लेते हैं, भारतवर्ष की बात करूं, जब भी व्यंग्यकारों का नाम आता है तो अमृतपाल सिंह कॉफ़ी का नाम सब लोग जानते हैं, और यही इनकी पहचान है। कॉफ़ी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों के साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपके दर्शकों का भी, आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।